Welcome again, my dear learner. Welcome to my YouTube study channel. डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का जो टॉपिक कवर करेंगे, बोर्ड पे आप देख पा रहे हो, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो बेसिकली इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमें पता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे कि कोई लूप है हमारे पास, कोई कॉइल है, इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो उसमें किस तरीके से रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। टॉर्क से हमारा मतलब है रोटेशनल इफेक्ट, उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है, वो रोटेशन किस तरीके से होती है और वो टॉर्क होगा कितना, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो टॉपिक हमारा ये है और ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फाइनल एग्जाम जो होंगे आपके, चाहे वो सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और न्यूमेरिकल भी सेट होता है यहां से। तो डियर स्टूडेंट, चलो हमारे टॉपिक पे चलते हैं और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया है तो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कह सकते हैं करंट कैरिंग लूप है, जिसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बना देता हूं यहां पे। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये मान लिया कि नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल करेंगी और ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है या लूप है, जिसको हम ठीक है, ये एक करंट कैरिंग लूप है जिसको हमने नाम दे दिया पी क्यू आर और ये एस। ठीक है, जिसमें करंट की डायरेक्शन इस टाइम पे पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी की तरफ फ्लो कर रही है, लेट्स सपोज। और अभी हम इसमें ये चीज नोटिस करेंगे कि इसमें रोटेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे अभी। टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, रोटेशनल इफेक्ट जो हो रहा है वो कितना प्रोड्यूस होगा और वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई मैग्नीट्यूड का है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है। लेट्स सपोज वो मैग्नेटिक फील्ड मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब आप देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें पता है कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमने 4 फिंगर से रिप्रेजेंट किया था, मिडिल फिंगर से करंट की डायरेक्शन, और थंब की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड बनती है। इनवर्ड के लिए मैंने नीचे की तरफ शो कर दिया ऐसे। ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन जनरेट हुई नीचे की तरफ, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी हम अगर नोटिस करें तो करंट आप देख पा रहे हो, और इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये बन रही है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगेन अपना एक इस पे, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और थंब की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड 4 फिंगर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, और ये मिडिल फिंगर जो बता रही है वो हमें करंट की डायरेक्शन बता रही है आर से एस की तरफ, और थंब की जो डायरेक्शन है इस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर है। सो ये दोनों फोर्स जो है, एफ फोर्स और एक ये एफ फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, और वो टॉर्क कितना होगा वो हम कैलकुलेट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो पी क्यू आर एस मैंने लिया है, जो लूप हमने कंसीडर किया है, इसकी लेंथ एल, इसको हमने सपोज करो कि भाई इसकी लेंथ मान लिया आपने एल कह दिया, इसको एल कह दिया आपने। ठीक है, और ये जो लेंथ है इसकी, इसको हमने ब्रेथ बी कह दिया। ठीक है, इसको हम दूसरे मार्कर से शो कर देते हैं, लेट्स सपोज ये है,
ओके, अब देखिए जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप, उसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो है एल इंटू बी, एल इंटू बी, ठीक है। और अब इससे जो है आप देख रहे हो यहां पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड, तो इससे रोटेशन जो है कुछ ऐसे हो रही है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेशन होगी, ऐसे समझ लेते हैं, इसके चारों तरफ ऐसे ये रोटेट करेगा। अब जो यहां पे इस कंडक्टर को भी अगर देखें तो ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो भाई इस पे भी कुछ ना कुछ फोर्स लगता होगा, इस पे भी लगेगा। जो फोर्स लगता है इस पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ फोर्स, इसकी फोर्स की डायरेक्शन कुछ इधर आएगी, लेट्स सपोज इसको अब मैंने F1 बोल दिया, और इधर एक आएगा F2, सो F1 और F2 आएगा इक्वल मैग्नीट्यूड का, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा, और ये किसी तरीके से भी इसके रोटेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, एक ही एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं, ठीक है। बट ये जो फोर्स है जिसको हमने ये फोर्स और ये फोर्स का, ये फोर्स इसको रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि वो रोटेशनल इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो कितना प्रोड्यूस होगा, इसको कैसे फाइंड आउट करें। चलो इसके लिए हम एक्सप्रेशन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन PQ कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन PQ कंडक्टर F इज इक्वल टू I L, L की जगह ये B ले रखा है आपने, अब इसको मैं B कहूंगा, B, और कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि हमें पता, देखिए किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना बनता है, ILB साइन ऑफ थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है तो उसके ऊपर ये फोर्स एक्ट करता है, जिसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, जिसमें ये आप लोगों को कंसेप्ट मैंने अच्छे से पढ़ाए हैं डिटेल में, ठीक है। तो अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक बेसिकली इसी फंडे पे क्लियर डिपेंड कर रहा है, तो ये फंडा आपका क्लियर नहीं होगा तो ये कंसेप्ट आपको जल्दी से समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे मैंने ये क्या रूल लगा दिया, ठीक है। साइन 90 1 होता है, सो F इज इक्वल्स टू ILB, ठीक है, सिर्फ ये आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं मैं। सिमिलरली और इसकी डायरेक्शन भी लिख लेते हैं, पहले डायरेक्शन भी लिख लेते हैं, ये किस तरफ लग रहा है, ये फोर्स, इसको मैं F1, इसको F1 F2 बोल रहे हैं, इसको F3 और F4 बोल देते हैं, चलो इसको मैंने F3 कह दिया भाई, ठीक है, ये F3 है। इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्टिंग परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन, ये प्लेन है, इस प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन RS कंडक्टर, RS करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। जरा देखिए ये कंडक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इसके ठीक परपेंडिकुलर है, तो इस पे जो फोर्स बन रहा है वो होगा F4 विच इज अगेन इक्वल्स टू I स्मॉल b, b इसकी लेंथ हो गई, कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और साइन ऑफ 90 अगेन ये भी, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्टिंग परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू दी प्लेन, ठीक है, आउटवर्ड टू दी प्लेन। बेसिकली मैं थीटा ले रहा हूं, थीटा यहां पे मैंने किसके साथ लिया है, आप देख रहे हो, थीटा मैंने इस कंडक्टर के साथ कंसीडर किया है। और एक चीज और भी है, ये जो थीटा है, अगर यहाँ पे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ये होगी, और ये भी एंगल थीटा होगा। मैं प्लेन के साथ थीटा एंगल ले रहा हूं, थीटा जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो मैग्नेटिक फील्ड और इस जो भी ये हमारे पास लूप है इसके प्लेन के साथ में है, ठीक है। मैं यहाँ पे अलग से सेपरेटली लिख भी देता हूं,
लिख देते हैं इसको ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। लेट थीटा बी द एंगल between magnetic field and the plane of loop। ठीक है, प्लेन ऑफ लूप, मैग्नेटिक फील्ड और जो प्लेन है उनके बीच में एक्ट कर रहा है। F1 और F2, इसमें अगर आप नोटिस करो तो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इनके बीच का जो ये एंगल है ये है 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा। तो इसकी भी जो डायरेक्शन आएगी यहाँ पे जो F2 आएगा निकल के, इस F2 की वैल्यू मैं यहाँ लिखूं तो आप लिख सकते हो ILB साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। ठीक है, और इधर जो आएगा जिसको आपने F1 का है, F1 को मैं यहां लिख देता हूं। F1 जो बन रहा है वो भी ILB साइन ऑफ थीटा बनेगा, बट इनकी डायरेक्शन एक ही लाइन के ठीक इक्वल एंड अपोजिट बन रही है। ये भी ILB साइन थीटा है, ये भी ILB साइन थीटा है। तो ये आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बट इनसे रोटेशन नहीं हो रही है, मेनली रोटेशन किनसे हो रही है, F3 और F4 से। सो वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, the magnetic force, say F3 and F4, produces a rotational effect in the current carrying loop। ओके, सो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे करंट कैरिंग लूप में। अब वो रोटेशनल इफेक्ट अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें ये फाइंड आउट भी करना पड़ेगा कि वो रोटेशनल इफेक्ट कितने टॉर्क से प्रोड्यूस हो रहा है। इसको हम करते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हाँ जी, अब हम बात करते हैं टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा। हेंस द टॉर्क प्रोड्यूस्ड in the coil, torque produced in the coil is tau is equals to, देखिए tau is equals to, अब हमें जो चाहिए है इसमें सबसे पहले जो है ये फोर्स को हमें समझना पड़ेगा कि इन दोनों फोर्स के बीच में, F3 और F4 के बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर ये अपने को क्लियर नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो चलो इसको पहले जो भी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको हमने यहां लिखना है, और वन ऑफ द फोर्स, इनमें से कोई एक फोर्स। तो पहले इसको समझ लेते हैं वो फोर्स कैसे लग रहा है। लेट्स सपोज हमारा कंडक्टर का जो ये हिस्सा है हम इसको देख रहे हैं, ये कंडक्टर है हमारा। ठीक है, ये कंडक्टर है और इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स F3 यहां एक्ट कर रहा है और F फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ओके, अब हमें चाहिए इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमारा मतलब है ये, इसकी ये लेंथ हमने ली है L, ये लेंथ हमने ली है L। ठीक है, और L लेंथ ली है, तो इस तरीके से ये एंगल कितना है इस टाइम पे, थीटा एंगल है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसको लिखूंगा मैं L cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बन रहा है वो L cos ऑफ थीटा बन रहा है। ठीक है, ये जो मैंने पोर्शन शो किया है, ये पोर्शन कौन सा लिया है, ये शीट जो आप देख पा रहे हो PQRS, ये जो भी मतलब कॉयल है, ये कॉयल अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये इस टाइम पे Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है।
ठीक है, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं एग्जैक्टली ऐसे क्रॉस सेक्शन से, तो इसके नीचे होगा वो P पॉइंट और इधर नीचे होगा S पॉइंट। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ये दो फोर्स इसको रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे, रोटेशन प्रोड्यूस करने वाले फोर्स टॉर्क कैसे निकालते हैं, वन ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L cos ऑफ थीटा, यानी अगर आपको याद है टॉर्क का फॉर्मूला R, या फिर कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स इनटू वन ऑफ द फोर्स। अब देखिए ये मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, आपने टॉर्क लिखा टाउ इज इक्वल टू L cos ऑफ थीटा, L cos ऑफ थीटा, वन ऑफ द फोर्स, वन ऑफ द फोर्स कौन से में से लेना है, या तो F3 या फिर F4, और F3 या F4 की वैल्यू जो आई थी वो आई है हमारी I B कैपिटल B, ठीक है, ये आया है। अब भाई इसको आगे आपको साफ साफ पता है क्या करना है, I L इंटू स्मॉल b कैपिटल B और कोस ऑफ थीटा। मैंने यहां फिर बताया है कि थीटा मैंने जो एंगल लिया है वो मैग्नेटिक फील्ड और इसके प्लेन के बीच में लिया है, ठीक है। और न्यूमेरिकल करते हुए हमें ये चीज ध्यान देना है कि कोस फंक्शन आ रहा है, कोस के साथ में जो भी एंगल है वो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड और इसके प्लेन के बीच में है, ये चीज ध्यान रखने की है। न्यूमेरिकल यहां इस पॉइंट से हमारा गड़बड़ होगा, इसको मैं साइन फंक्शन में भी चेंज करूंगा, देखना किस तरीके से। अभी हमें ये पता है L इंटू बी क्या है, L इंटू बी इसका एरिया हो गया। सो टॉर्क कैन बी रिटन एज I इंटू ए इंटू बी और कोस ऑफ थीटा, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये जो कॉइल है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैंने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया, ये करंट इनटू एरिया होता है, याद रखना करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, करंट इनटू एरिया। इसको मेजर किसमें करते हैं, एम्पेयर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, याद रखना, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी मैंने टर्न्स 1 लिए हैं तो 1 लेके चलिए। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से यहां सब जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। तो I इंटू ए क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और टॉर्क को अब हम इससे क्या लिखेंगे, टॉर्क हमारा बन जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू M इंटू बी कॉस ऑफ थीटा, M इंटू बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ये समझ आ गया। अगर एम बी कॉस ऑफ थीटा है या एन बी ए कॉस ऑफ थीटा, एन बी ए, यहां पे एन, इसको बी और ए जो है एरिया हो गया, ठीक है, सॉरी एन बी ए नहीं बोल सकते हम इसको, एम बी कॉस ऑफ थीटा। एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स मैं लिख देता हूं, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, कंफ्यूजन दूर रहे इसीलिए m इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए, ठीक है। तो भाई अब ये फंडा क्लियर हो गया होगा। वैसे ये भी फॉर्मूला है, लेकिन हमारा जो कई बार क्या करता है, इस प्लेन का जो नॉर्मल है उसके साथ एंगल दे देगा, तो हमें दिक्कत हो जाती है, फिर हमें सोचना पड़ता है कि अब क्या करें। तो इसमें ये नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं। मैं अब यहां पे आपको एक काम की चीज बता रहा हूं, वो ये है कि नॉर्मल के साथ अगर एंगल लें तो क्या लेके चलें, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ एंगल हम मान लेते हैं, लेट अल्फा बी द, लेट अल्फा हमने कंसीडर किया, अल्फा बी द एंगल between magnetic field and the normal of the loop, लूप का जो नॉर्मल है उनके साथ। देखिए अब आप जरा समझो, यहां कंडीशन क्या बनेगी, हर हाल में जो अल्फा है
और थीटा है, इनका सम जो है 90 डिग्री आएगा। अब आप सोचोगे ये कैसे बना दिया? ऐसे ही नहीं बनाया है। इसके लिए हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई भी आर्मेचर है, ये आर्मेचर मान लो या लूप मान लो, करंट कैरिंग, ये करंट कैरिंग लूप मैंने ऐसे रखा है, ठीक है। इधर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ है और इधर साउथ पोल है, तो साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के ठीक पैरेलल मैंने जो है इसको रखा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के ठीक पैरेलल मैंने इसको क्या रख दिया, कॉइल को रख दिया, ठीक है। यानी जैसे मैं इसको समझ लेता हूं, ये है हमारा कोई प्लेन, ठीक है, इसका PQRS का ये एक प्लेन हो गया, और इधर जो है आपको हम ये मान लेते हैं कि इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। तो अभी इसका प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड के ठीक पैरेलल है। अब थीटा को ध्यान कीजिए और अल्फा को ध्यान कीजिए। थीटा मैंने किसके साथ बताया, प्लेन के साथ। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये होगी, और इसका प्लेन के साथ एंगल कितना बन रहा है, जीरो एंगल, क्योंकि प्लेन इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड के साथ में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ में जीरो एंगल बना रहा है। और अगर हम नॉर्मल के साथ बात करें तो इसका नॉर्मल क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। नॉर्मल हम पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैंने जब गॉस थ्योरम पढ़ाया था तब भी वहां पे भी पढ़ाया था। तो गॉस थ्योरम के अंदर भी हमने पढ़ा था कि नॉर्मल से हमारा मतलब है ये जो शीट है जिसको हम PQRS बोल रहे हैं, इसका नॉर्मल यानी इसका परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर या इसका नॉर्मल हमने मान लिया, इसका परपेंडिकुलर होगा इसका एरिया का, ठीक है। इसका जो एरिया बन रहा है PQR का जो भी नॉर्मल वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस टाइम पे 90 डिग्री पे है। अब जरा सोचिए, मैंने क्या कहा कि जब प्लेन के साथ एंगल ले रहे हैं तो जीरो, लेकिन नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना बना रही है, 90 डिग्री का। अब ये रोटेट करके कुछ ऐसे आ जाएगा। अब आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ कितना बना रही है एंगल, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल के साथ देखें तो या तो जीरो होगा या फिर 180 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल इसी डायरेक्शन में होगा ना, इस प्लेन के ठीक नॉर्मल परपेंडिकुलर जो है यहां होगा और इसी डायरेक्शन में ही इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें जब भी नॉर्मल के साथ एंगल लेना है तो अल्फा, तो ये चीज नोटिस कीजिए, जिस टाइम पे अल्फा 90 डिग्री है उस टाइम पे थीटा जीरो है, जिस टाइम पे थीटा 90 है उस टाइम पे अल्फा जीरो है। तो इन दोनों का सम जो है किसी भी केस के अंदर 90 डिग्री होगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा, ठीक है। जब मैं अल्फा में कन्वर्ट कर रहा हूं दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं कि नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड एंगल जो है नॉर्मल के साथ ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में ले रहे हैं। सो हम ये लिखेंगे कि टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू एम बी कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। ये थीटा की वैल्यू मैंने यहां पुट की, तो टॉर्क क्या बन जाएगा, एम बी साइन ऑफ अल्फा, एम बी साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, ये बन जाएगा। इतना समझ आ गया। साइन अल्फा क्यों बनना है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन अल्फा। तो अब भाई इस टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। तो टॉर्क कैन बी रिटन एज टाउ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। एम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, ये जिस प्लेन में आ रहे टॉर्क उसके ठीक परपेंडिकुलर होगा। और इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, याद कीजिए राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से। अगर एम क्रॉस बी क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। अगर एम क्रॉस बी जो है क्लॉकवाइज है, एम क्रॉस बी अगर क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी टॉर्क की डायरेक्शन, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू दी प्लेन होगी। तो ये वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो एंगल जो है टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, वो नॉर्मल एंगल पे, अगर आपको यानी मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल जो है इस फील्ड, इसका जो प्लेन का जो भी हमारा PQRS प्लेन हमने कंसीडर किया है उसके नॉर्मल के साथ बात करें। साइन फंक्शन अगर आपको नजर आ रहा है, कोस फंक्शन लेना है तो प्लेन के साथ एंगल लीजिए मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच में, और साइन फंक्शन लेना है तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल लेना है। फॉर्मूला ये भी गलत नहीं है, फॉर्मूला ये भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है। बट इसमें जो मैंने कोस फंक्शन यूज किया है, कोस के साथ में थीटा यूज किया, थीटा को हमने कहा कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन,
और जब मैंने साइन फंक्शन लिया तो साइन के साथ में जो भी मैंने नोटेशन यूज की है, यानी जो भी एंगल यूज किया, वो एंगल किसके साथ में है? मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है, ये सब चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये तो आप सिंपल एंगल पे डिपेंड करता है। देखिए, अब हमने टॉर्क सीख लिया। टॉर्क इज इक्वल टू एम बी कोस ऑफ, अगर थीटा लिखें, या फिर इसी को लिख सकते हैं एम बी साइन ऑफ एल्फा। थीटा किस किस के बीच एंगल बताया? थीटा एंगल बताया मैंने प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। ठीक है, और एल्फा एंगल किसके बीच बताया? नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। ठीक है, तब ये आपको दिमाग में रहे, याद रहे। न्यूमेरिकल करते हुए, न्यूमेरिकल के लिए हमारा क्वेश्चन जो है मॉडिफाई करके हमें दे सकता है कि नॉर्मल के साथ इतना एंगल है, प्लेन के साथ इतना एंगल है। तो आप कंफ्यूज ना हो, आप तुरंत जो है इस पॉइंट पे चले जाइए और समझ लीजिए। एम यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन बता देता हूं, एन आई ए। एन क्या? नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट है, और ए एरिया ऑफ दिस लूप। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि केस हम कंसीडर करें एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल ऑफ कॉइल इज 0। अगर 0 होगा सो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ 0। साइन ऑफ 0 तो कितना बनेगा टॉर्क? रोटेशन 0 होगी, 0 रोटेशन होगी, नो रोटेशन। इसका मतलब क्या हुआ? नो रोटेशन। हमेशा याद रखिए, टॉर्क जब भी 0 होगा तो रोटेशन नहीं होगी। ठीक है, नो रोटेशन। सेकेंड केस, अगर हम ये कहें कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल ऑफ कॉइल इज 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री होगा तो टॉर्क मैक्सिमम बनेगा एम बी साइन ऑफ 90 डिग्री, और इट इज इक्वल्स टू एम बी। ठीक है, साइन 91 होता है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम रोटेशन भी होगी। ठीक है, मैक्सिमम रोटेशन, मैक्सिमम रोटेशनल इफेक्ट कह सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया है, जिस जगह पे भी मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम शेयर किया करो। जो चीज आपको समझ नहीं आई वो मेरे से शेयर किया करो, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए फाइंड आउट करके, जो भी आपका टॉपिक है उसका सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। बाकी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बिल्कुल 0 लेवल पे जाकर के इस चीज को एक्सप्लेन करूं। तो ये चीज याद रखिए, जब भी कोई करंट कैरिंग लूप, चाहे वो सर्कुलर हो या फिर रेक्टेंगुलर हो, जब भी कोई करंट कैरिंग लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उस पर टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है? एम बी साइन ऑफ एल्फा। एम बी साइन ऑफ एल्फा, वेयर एल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक था आज का, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि वहां सीक्वेंस में है हर एक टॉपिक, सीक्वेंस से चले आएंगे तभी हम ये चीज सीख पाएंगे। अगर ये सीख गए तो नेक्स्ट कुछ चीज सीख सकेंगे। तो ये सारी चीज है। अब जैसे ये टॉपिक है, इसमें आपने देखा कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मान लो कि मोटर के अंदर यही तो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर यही कंसेप्ट है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जब आप किसी मोटर को करंट देते हो तो वो रोटेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उस रोटेशन को कैसे समझते हैं? देखिए, ये हमारे पास में एक मोटर ही है, इसके हमने करंट दिया तो करंट देते ही इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है वो मोटर से भी कंसर्न है, इलेक्ट्रिक मोटर से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ आ गया? तो डियर स्टूडेंट, मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए, और आपका जो काम है वो प्लीज करना मत भूलिए। शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को जरूर से जरूर बताएं कि अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसपे हम फिजिक्स बहुत डिटेल में कर रहे हैं, टॉपिक
हर एक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल पे जाकर के एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को इसी तरीके से प्रमोट करते रहेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल से ऐसे ही जुड़े रहेंगे और अपने जितने भी वीडियोस हैं उनको लाइक करोगे, शेयर करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट डालोगे, मुझे मोटिवेशन दोगे कि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। इस उम्मीद के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।